इंडियन डेमोक्रेसी एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, लेकिन इस वक्त एक चीज जो कॉमन है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दर्शकों, हफ्ते की शुरुआत में ही कोर्ट्स में कुछ ऐसा हुआ जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दो अलग अलग स्टैंड्स देखने को मिले। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद में ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है? ये सवाल अब कोर्टरूम से निकलकर पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी गूंज उठा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई इन दो हियरिंग्स ने डेमोक्रेसी के रिफॉर्म्स को लेकर सीरियस कंसर्न्स रेज कर दिए हैं। पर क्या ये रिफॉर्म्स सच में सही है या बस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। साथ ही ऑलरेडी शक से घिरी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भी डाउटफुल नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच की, जिन्होंने एडवोकेट पिटिशनर अश्विनी कुमार उपाध्याय की प्ली पर नोटिस इशू कर दिया। एक प्ली जो डिमांड करती है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए ऐसे रूल्स बनाए जिससे उनके अंदर के पावर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंट हो। मिस्टर उपाध्याय ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा, पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू बेयर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कोर्ट को रिमाइंड कराया कि पार्टीज कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं, सिंबल्स देती हैं और लोग उन्हीं के सिंबल्स पर वोट देते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया, दे आर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड फंक्शन लाइक अ पब्लिक अथॉरिटी। इस प्ली का कोर ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को प्राइवेट क्लब्स की तरह नहीं बल्कि पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके डिसीजन से सरकार बनती है, कानून बनते हैं और पॉलिसीज डिसाइड होती हैं। एडवोकेट उपाध्याय ने फर्दर आर्ग्यू किया कि ECI को उन शेल पार्टीज को डी रजिस्टर करना चाहिए जो सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट करती हैं और उन कन्विक्टेड लोगों को डीबार करना चाहिए जो नए पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। एप्लीकेशन में लिखा गया, पार्टीज wield considerable powers like disqualifying legislators, binding them in their speeches and voting inside the house, deciding what laws are made, whether a government remains in power and deciding public policies that affect millions। एडवोकेट उपाध्याय ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ECI को डायरेक्शन दिया जाए कि सभी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेमोरेंडम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें और कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। उन्होंने अपनी प्ली में आर्टिकल 324 का रेफरेंस दिया, जिसमें लिखा है कि ECI के पावर्स प्लेनरी है और वो उन लेजिस्लेटिव गैप्स को फिल कर सकता है जहां लॉ खामोश है, ताकि इलेक्शन प्रोसेस फेयर और प्योर रहे। ये एक ऐसी लीगल मूवमेंट थी जो डायरेक्ट चैलेंज कर रही थी उन ओपेक सिस्टम्स को जिनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑपरेट करती हैं। लेकिन आयरनी देखिए, इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद एक ऐसा स्टेप लिया जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का डिबेट और ज्यादा गर्म हो गया। तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ एक नेशन वाइड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का पूरा बेस रीसेट कर रहा है। ECI के काउंसिल निरंजन राजागोपालन ने मद्रास हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया कि 4 नवंबर से तमिलनाडु में SIR शुरू हो रहा है, जिसमें हर वोटर को एक नया एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना होगा। एडवोकेट राजागोपालन ने बेंच को बताया that unlike their routine special summary revision, this SIR will require every existing voter to submit a new enumeration form to retain their name। बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाएंगे, फॉर्म्स कलेक्ट करेंगे और एक्नॉलेजमेंट्स देंगे। अगर कोई मिसमैच होगा तो ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इस बार पूरी वोटर लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच बनेगी। मतलब अगर आप फॉर्म नहीं भरते तो आपका नाम लिस्ट से गायब हो सकता है। ECI ने क्लैरिफाई किया कि SIR का ऑब्जेक्टिव है नो एलिजिबल सिटीजन इज लेफ्ट आउट एंड नो इनएलिजिबल पर्सन रिमेन्स ऑन द रोल्स। ट्रेनिंग सेशंस 3 नवंबर को कंप्लीट हुए और 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन चलेगी। ड्राफ्ट रोल पब्लिश 9 दिसंबर को होंगे। ऑब्जेक्शंस 8 जनवरी तक लिए जाएंगे और फाइनल लिस्ट 7 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। मद्रास हाईकोर्ट में ये सबमिशन एक पिटीशन के कंटेक्स्ट में हुआ था, जिसमें एक्स AIADMK MLA B सत्यनारायण ने एलिज्ड इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की थी। डिलीशन ऑफ जेन्युइन वोटर्स एंड इंक्लूजन ऑफ डुप्लीकेट्स एंड डिसीज नेम्स। उन्होंने कहा था कि अगर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो पब्लिक ट्रस्ट टूट जाएगा। इंटरेस्टिंगली ECI ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि ये एक्सरसाइज तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फेज 2 है एक नेशन वाइड SIR प्रोजेक्ट का, जो बिहार से स्टार्ट हुआ था। अब 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप इस लिस्ट में है। ECI के शेड्यूल के हिसाब से ये एक्सरसाइज 51 करोड़ वोटर्स को कवर करेगी। ये वही प्रोसेस है जो बिहार में अर्लियर 2025 में हुआ था, जिसमें मोर देन 68 लाख नेम्स वर डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, और यही पॉइंट अब कंट्रोवर्सी का एपिसेंटर बन गया है। ECI के ऑफिशियल्स ने कहा कि बिहार के एक्सपीरियंस के बाद कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला, एन्यूमरेशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आधार को आइडेंटिटी प्रूफ के नाम में ऐड किया गया है, बट नॉट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एज पर सुप्रीम कोर्ट्स 9 सितंबर ऑर्डर।
तीसरा, BLOs उन वोटर्स के लिए प्रोबेबल कॉजेज लिखेंगे जिनके फॉर्म्स वापस नहीं आए। बूथ वाइज लिस्ट ऑफ नॉन इंक्लूडेड वोटर्स पंचायत और म्युनिसिपल नोटिस बोर्ड्स पर डिस्प्ले होंगी। यानी थियोरेटिकली ये एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट क्लीन अप लग रहा है, लेकिन ग्राउंड पॉलिटिक्स कुछ और ही कह रही है। DMK चीफ और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने ECI पर डायरेक्ट अटैक लॉन्च किया और कहा, टू कंडक्ट SIR in a hasty and opaque manner is nothing but a conspiracy by the ECI to rob citizens of their rights and help the BJP। स्टैलिन ने इसे वोट थेफ्ट और पॉलिटिकल सैबोटाज बताया और कहा कि नवंबर-दिसंबर के मॉनसून मंथ्स में ऐसा एक्सरसाइज करना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। He said, this is not just an administrative act, it's an attempt to rewrite the voter map of Tamil Nadu। DMK और उसके अलाइज ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वो इस प्रोसेस को लीगली चैलेंज करने पर भी विचार कर रहे हैं। मीनवाइल AIADMK यानी बीजेपी का अलाय ने SIR का स्वागत किया और इसे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताया। वेस्ट बंगाल में भी महातनाव है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने SIR को NRC 2.0 कहा और बीजेपी पर सैफ्रनाइजिंग द वोटर लिस्ट का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वार्न किया, डोंट ट्रस्ट अमित शाह सो मच, वन डे ही विल बिकम योर मीर जफर। TMC लीडर अभिषेक बनर्जी ने भी ECI को धमकी दी that if a single valid voter's name is deleted, 1 lakh people from Bengal will go and घेराव of the office of the election commission। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने इसका जवाब दिया ये कहते हुए that more than 1 crore fake voters names including the dead and those with double or triple entry will be deleted। Major General retired अनिल वर्मा of ADR ने कहा, there are some welcome changes in the SIR procedure and it is all because of the issues raised during the hearings in the Supreme Court and the directions the court issued to ensure voters were not disenfranchised and there was a greater transparency। लेकिन उन्होंने भी वार्निंग दी that key issues such as legality of the exercise and the format that places onus on voters to prove eligibility remains unresolved as political tempers rise। एक और पॉइंट डिस्कशन में है, असम का एक्सक्लूजन। असम जो बीजेपी रूल्ड है और 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, SIR के स्कोप में नहीं आया है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, असम हैज अ सेपरेट प्रोविजन इन सिटीजनशिप लॉज एंड अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस इज अबाउट टू कंक्लूड। लेकिन OP रावत ने इसे फिल्मसी एक्सक्यूज बताते हुए कहा, leaving Assam out while including West Bengal, Tamil Nadu and Kerala gives the impression that the ECI is making a favor to the ruling dispensation। ये पूरी कहानी एक झलक दिखाती है कि इंडियन डेमोक्रेसी किस पैराडॉक्स में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज से, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी इन्फोर्स कर रहा है वोटर्स पर, लेकिन बीच में कहीं वोटर और पार्टी दोनों अपने ही रूल्स से कंफ्यूज हैं। एक अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है तो दूसरा अपनी इंटीग्रिटी। शायद इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने पेंडिंग वो प्ली जिसमें कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन लाइक पब्लिक अथॉरिटीज अब और भी ज्यादा रेलिवेंट लगती है, क्योंकि अगर ECI के SIR को देश के आधे से ज्यादा वोटर्स पर इम्पोज किया जा सकता है तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ये दोनों डेवलपमेंट्स, एक जुडिशियल और एक इलेक्टोरल, एक ही नैरेटिव के 2 चैप्टर्स हैं। यानी एक नया डेमोक्रेटिक ऑडिट शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरफ ज्यादा चमकती है, बैलेट के रूल्स में या पार्टीज के सोल में। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।